एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने फुल वेव रेक्टिफायर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसके लिए डेरिवेशन को करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हम यहाँ पर जो VI इनपुट लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो इनपुट हो जाएगा हमारा EP साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये AC करंट है इसलिए ये साइन वेव के फॉर्म में होगा, तो VI हो जाएगा EP साइन ओमेगा टी। इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल पर एक वोल्टेज आएगा जो कि हो जाएगा VS इज इक्वल टू NEP साइन ओमेगा टी। इस चीज़ को मैं हाफ वेव रेक्टिफायर में भी समझा चुकी हूँ कि ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है उतने गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है तो आधा वोल्टेज D1 पर जाएगा और आधा वोल्टेज D2 पर जाएगा। तो वोल्टेज ऑन ईच डायोड, अगर एक डायोड की मैं वोल्टेज की बात करूं तो वो कितना होगा, मान लेते हैं VS डैश, जो कि VS का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि NEP अपॉन 2 इंटू साइन ओमेगा टी। इस कांस्टेंट को मैं मान लेती हूँ EM, तो VS डैश इज इक्वल टू हो जाएगा EM साइन ओमेगा टी। ये होगा एक वोल्टेज, एक डायोड पर वोल्टेज। अब हमें पता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल यानी जब हमारा टाइम 0 से लेकर के T/2 के बीच में है। तो हमने कल देखा था कि डायोड D1 ऑपरेट करती है जबकि D2 ऑपरेट नहीं करती है। तो हमें I1 करंट की कुछ वैल्यू मिलेगी और I2 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, और टोटल सर्किट का रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पर, V इज इक्वल टू IR, तो R प्लस RL। रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, R प्लस RL, ये हम पहले भी देख चुके हैं। RS होगा इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर RF इसका और इसका रेजिस्टेंस होगा और RL होगा हमारे लोड रेजिस्टेंस। तो अगर D1 को यूज़ कर रहे हैं तो इन तीनों का सम हो जाएगा और D2 को यूज़ कर रहे हैं तो इन तीनों का, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू में। तो हमारे पास I1 इज इक्वल टू VS डैश अपॉन R प्लस RL हो जाएगा, यानी कि EM साइन ओमेगा टी अपॉन R प्लस RL। ठीक है, और हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया था, इस चीज़ को हम मान लेंगे I1। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी, और आधे साइकिल के लिए I2 क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करें, सेकेंड हाफ साइकिल, तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए I1 0 हो जाएगी क्योंकि D1 ऑपरेट नहीं कर रही है, D2 ऑपरेट कर रही है, और I2 की वैल्यू हो जाएगी, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी ना इनपुट में। हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर जो पहला हाफ साइकिल होता है वो पॉजिटिव होता है और दूसरा हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। तो करंट की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर I2 की, वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि IM साइन ओमेगा टी मिलेगी हमें, और वो भी किस में मिलेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, और यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, और IM क्या था हमारे पास, EM अपॉन R प्लस RL। ठीक है, अब हम सबसे पहले 4 चीज़ें हमें निकालनी होती है, जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी निकाली थी। सबसे पहला हमें निकालना होता है IDC की वैल्यू, फिर IRMS की वैल्यू, उसके बाद एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर। तो अब इन चीज़ों को मैं बार बार रिपीट नहीं समझाऊंगी, डायरेक्टली हम इनके रिपीटेशन करेंगे। तो सबसे पहले IDC की वैल्यू को निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ IDC। ठीक है, उसके लिए हमने देख लिया था कि IDC जो होती है 1/T, 0 से लेकर T तक I का इंटीग्रेशन करने पर हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि आधे साइकिल के लिए हमें I1 मिलता है, I2 0 होता है, और दूसरे आधे साइकिल के लिए I1 0 होता है और I2 मिलता है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 1/T, फिर 0 से लेकर के T/2 तक I1 dt, और उसके बाद T/2 से लेकर के 0 तक क्या मिल जाएगा, I2 dt। ठीक है ना, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, दोनों की वैल्यूज़ रख लेते हैं। 1/T, I1 की वैल्यू हो जाएगी, IM कॉमन आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 0 से T/2 तक साइन ओमेगा टी dt, और ये नेगेटिव में है तो माइनस का IM बाहर आ जाएगा, T/2 से 0 तक क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी dt।
ठीक है, इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। आई एम पूरी इक्वेशन से ही बाहर आ जाएगा, आई एम अपॉन टी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से लेकर के t/2 तक, ठीक है। और यहाँ पर साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेकर के 0 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओमेगा पूरी इक्वेशन से बाहर आ रहा है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, हमें मिलेगा आई एम अपॉन टी ओमेगा, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो माइनस का कॉस ओमेगा t/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0, फिर यहाँ पर प्लस कॉस 0, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t/2। ओके, अब हमें पता है कि t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा होता है, तो ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा, 2 तो यहाँ पर हम ओमेगा टी की जगह पर क्या रखेंगे, 2 तो हमें मिलेगा आई एम अपॉन टी ओमेगा माइनस का कॉस ओमेगा टी की जगह पे 2 अपॉन 2 प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पर भी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह 2 अपॉन 2 और कॉस पाई यानी कि cos 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2। अब यहाँ पर भी ओमेगा टी की वैल्यू रख देते हैं हम 2 तो हमें मिलेगा आई एम अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर भी सेम टू सेम सिचुएशन हो जाएगी, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सॉरी cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पर माइनस इंटू -1 बनेगा, फिर ये दोनों तो ऐड होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस इंटू -1, तो ये भी इसमें प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4, तो हमें मिलेगा आई एम अपॉन 2 इंटू 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट देगा 2im अपॉन पाई। यहाँ पर IDC की वैल्यू क्या आई है, 2im अपॉन पाई। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें ये मिली थी im अपॉन पाई। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है हम IRMS को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, IRMS क्या होता है, रूट स्क्वायर मीन वैल्यू, यानी स्क्वायर का मीन निकाल करके उसका क्या करना है, रूट, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर का मीन, ठीक है। फिर मीन निकालने के लिए हमें पता है कि हमें 1/t करके 0 से t तक उसको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 से लेकर के t तक I² dt। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमें पता है, हमने यहाँ पर भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब हम डिवाइड करके लिखेंगे तो मिलेगा 1/t 0 से लेकर के t/2 तक I क्या थी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थी हमारे पास im साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू dt, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 से t/2 से लेकर के 0 तक im माइनस का साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू dt। अब माइनस वाले टर्म का जब स्क्वायर होगा तो वो भी प्लस में हो जाएगी और दोनों की वैल्यू हमें सेम मिलेगी, यानी 0 से t/2 पर भी इसके स्क्वायर की वैल्यू सेम मिलेगी और t/2 से 0 पर भी, क्योंकि नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से t/2 तक im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। अब हम क्या करेंगे, im स्क्वायर और 2 को बाहर ले लेंगे, 0 से लेकर t/2 तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब जैसा कि हमने पीछे भी किया था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू dt। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा im स्क्वायर अपॉन टी। यहाँ पर इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन बनेगा t, ठीक है ना, और
t/2 है ये। cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से लेकर के t/2 तक। लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा t/2 अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। फिर -0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपॉन 2 ओमेगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ये भी हो गया 0। यहाँ पर हमें मिलेगा t/2। अब हमें पता है t = 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ओमेगा t की वैल्यू हमें मिलेगी 2 पाई। यहाँ पर साइन ओमेगा t की जगह पर हमें रखना है 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा। 2 पाई यानी 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमें मिलेगा im² अपॉन t/2। t से t कैंसिल हो जाएगा, im² अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू है, IRMS² की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें IRMS की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों साइड का क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो IRMS = im² अपॉन 2। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी Im/√2। पिछले वाले में हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको IRMS की वैल्यू मिली थी Im/2 और यहाँ पर हमें IRMS की वैल्यू मिल रही है Im/√2, ठीक है। यानी कि अभी तक हमने IDC की वैल्यू निकाल ली है 2Im/π और IRMS की वैल्यू निकाल ली है Im/√2, ठीक है। अगले में हम निकालेंगे, अब नेक्स्ट हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी और इसके रिपल फैक्टर की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकाली थी तो उसका हमने फॉर्मूला देखा था। एफिशिएंसी होता है, ये देखिए, नीटा = निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति। इसको हम फिर से लिख लेते हैं, नीटा = आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। ये क्या आता है हमारा, नीटा % आता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट पावर जो है वो DC की टर्म्स में आती है और इनपुट पावर जो है वो हमने AC की टर्म्स में दी है। तो इस चीज़ को भी हम लिख लेते हैं PDC अपॉन PAC इंटू 100। इससे हमें क्या मिलेगा, नीटा का % मिलेगा। अब हमें पता है P = क्या होता है, I²R, ठीक है। तो PDC यानी कि आउटपुट की बात हो रही है, तो आउटपुट में हमारा कौन सा रेजिस्टेंस काम करेगा, लोड रेजिस्टेंस। आउटपुट में हमने कौन सा रेजिस्टेंस लगाया है, लोड रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पर हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है, आउटपुट में हमने कौन सा रेजिस्टेंस लगाया, लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, IDC² इंटू RL। इसी तरह से अगर हमें AC वोल्टेज की बात करनी है तो इनपुट में तो ये सारा ही आएगा। जो बेचारी इनपुट करंट है वो यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी और यहाँ से भी जाएगी। इन दोनों का रेजिस्टेंस तो सेम ही है और दोनों में से एक ही चीज़ एक टाइम पर काम कर रही होगी, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा RS + RF + RL, ठीक है। ये 2RF नहीं होगा क्योंकि जब ये काम कर रहा है तो ये बंद है और ये काम कर रहा है तो ये बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास करंट हो जाएगी I² AC प्लस इंटू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS + RF + RL। इन दोनों को हम R लिख लेते हैं। तो PAC = I² AC R + RL। इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे तो हमें मिलेगा जो हमारी इनपुट करंट है वो होगी I² RMS, ठीक है। I² RMS R + RL। यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ रख लेंगे। IDC की वैल्यू भी हमने अभी अभी निकाली है और IRMS की वैल्यू भी हमने अभी निकाली है।
IDC की वैल्यू आई थी हमारे पास 2Im/पाई और IRMS की वैल्यू आई थी Im/√2। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2Im/पाई का स्क्वायर इंटू RL अपॉन Im/√2 का स्क्वायर इंटू R प्लस RL। Im स्क्वायर से Im स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4/पाई स्क्वायर। ये जो √2 का स्क्वायर है 2 हो जाएगा और ये √2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में इंटू RL/R प्लस RL। ये हो जाएगा 8/पाई स्क्वायर। नीचे वाली टर्म में से RL को कॉमन बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया है। RL से RL कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100 साथ में चल ही रहा है। तो हमें इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलती है वो होती है 81.2 अपॉन R/RL प्लस 1%। जैसा कि हमने पहले कंडीशन लगाई थी, इफ़ RL इज़ वेरी वेरी ग्रेटर, ठीक है, RL जो है बहुत बहुत बड़ा है R की कंपैरिजन में, तो ये नीचे वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी इसमें कितना आ रहा है, 81.2%, ठीक है। यानी कि इसको यूज़ करके हमें जो करंट मिलेगी वो उसकी वैल्यू आ रही थी 40.6% और यहाँ पर हमें मिल रही है 81.2%, यानी इसका लगभग दुगुना हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे कारक होता है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है, 81.2। अब लास्ट हम इसमें निकालेंगे रिपल फैक्टर, यानी कि इसके अंदर कितने रिपल्स प्रेजेंट होती है। तो रिपल फैक्टर निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था लास्ट वीडियो में। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था रिपल फैक्टर का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू IAC/IDC, यानी कि इनपुट AC करंट अपॉन आउटपुट DC करंट, उनका जो रेशियो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिपल फैक्टर। और सर्किट में टोटल पावर क्या होती है, ये मैं फिर से आपको एक बार समझा रही हूँ। सर्किट की टोटल पावर होती है I²R, यानी कि IRMS इंटू R, ठीक है, RL लोड की बात हो रही है। यानी टोटल आउटपुट पावर, किसकी बात हो रही है, टोटल आउटपुट पावर इज इक्वल टू I²RMS इंटू RL, जो कि किसके बराबर होगी, AC प्लस DC पावर के बराबर होगी। तो I²RMS RL इज इक्वल टू आउटपुट पे AC हमको कितना मिल रहा है, IAC इंटू RL प्लस आउटपुट पे DC हमको कितना मिल रहा है, IDC इंटू RL। RL जो होगा वो तीनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू IAC का स्क्वायर प्लस IDC का स्क्वायर। ओके, पूरी इक्वेशन का हम अंडर रूट ले लेंगे, तो IRMS इज इक्वल टू, या फिर इस पूरी इक्वेशन से हम AC की वैल्यू को कैलकुलेट करें। ये सब इतनी हमने किस लिए की है, AC की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो I²AC इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर माइनस I²DC। पूरी इक्वेशन का हम रूट लेंगे तो हमें मिलेगा ये वाली चीज़, ठीक है। यानी कि हमें क्या मिल गई, IAC की वैल्यू मिल गई। अगर इस IAC की वैल्यू को मैं IDC से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिपल फैक्टर। बस वही हमें कैलकुलेट करना है। रिपल फैक्टर क्या होता है, IAC/IDC। जो हमने AC की वैल्यू निकाली है उसको हम क्या कर देंगे, DC से डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे DC को इस रूट के अंदर ले जाना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। दोनों साइड DC से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा IRMS स्क्वायर अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस 1। अब RMS की वैल्यू भी हमारे पास है और DC की वैल्यू भी हमारे पास है। RMS की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, DC की वैल्यू आई थी 2Im/पाई और RMS की वैल्यू आई थी Im/√2। ये दोनों यहाँ पर लिख देते हैं। RMS की जगह पर लिखेंगे Im/√2 और DC की जगह पर लिखेंगे 2Im/पाई। जहाँ पर Im स्क्वायर से Im स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर बचेगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर बनेगा
4/π²। इसको जब हम अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा π²/8 -1। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14 के आसपास। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है 0.482। ठीक है, और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी परसेंटेज निकालते हैं तो हमें मिलेगा 48.2%। यानी कि यहाँ पर हमें रिपल कितना मिल रहा है 48.2%। पीछे वाले हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको रिपल कितना मिल रहा था, हमको रिजल्ट में रिपल मिला था 121%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब होती है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक तो एफिशिएंसी बढ़ गई, यानी कि 40.6 से एफिशिएंसी बढ़ करके कितनी हो गई 81.2 हो गई, और दूसरा रिपल भी क्या हो गया, कम हो गया। रिपल यहाँ पर 121% से कम होकर के कितना हो गया 48.2%। तो जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है ये एक बहुत अच्छी युक्ति है यूज़ करने के लिए, और इसे हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट से पहले रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, और यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलता है इस रेक्टिफिकेशन से, इसमें भी कुछ ना कुछ रिपल तो अभी प्रेजेंट है ना, तो इसके बाद उसको फिल्टर में से पास कराया जाता है, जिससे कि उसके अंदर से सारे रिपल्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमारा रेक्टिफायर्स का टॉपिक ख़त्म होता है।